last class we have discussed about the analytical treatment of interference of light. In this class we will discuss about the fringe width. आपने ये देखा था जब दो लाइट सोर्स आ रहे थे और जब दोनों लाइट वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही थी, जहां पर वो सेम फेज में थी वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी और जहां पर अपोजिट फेज में थी वहां पे डार्क फ्रिंजेस या डार्क बैंड बन रहे थे। यदि हमारा लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यानी एक ही कलर का लाइट सोर्स है, तो इनकी विड्थ क्या थी? सेम। और यदि व्हाइट लाइट सोर्स है तो उनकी विड्थ क्या होगी? अलग अलग होगी, जिसका हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ को समझने के लिए फिर से हम फोकस करते हैं एक्सपेरिमेंट पे। आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें देखा था यहां पर क्या था? एक लाइट सोर्स था, क्लियर है, और यहां से एक स्लिट थी, वहां से लाइट पास हो रही थी। यहां आपने देखा था आपके पास में ये एक क्या था? दूसरी स्क्रीन थी जिसमें कितनी स्लिट लगी हुई थी? 2 स्लिट्स लगी हुई थी। ऐसे एक स्लिट का नाम दिया था आपने क्या? S1, और ये भी क्या थी? एक स्क्रीन है, इसमें कितनी स्लिट्स लगी हुई थी? 2 स्लिट्स लगी हुई थी ऐसे ये, और एक का नाम दिया था आपने S1 और दूसरी का नाम दिया था S2। तो ये वो 2 स्लिट्स हैं, S1 और S2। ये S था और ये क्या थी? S1 और S2। आज हम साथ में ये अज्यूम करेंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल d है। और यहाँ सामने जो था वो आप देख रहे थे, ये क्या था? स्क्रीन था। ये इसका मैं कहूं सेंटर पॉइंट है स्क्रीन का। तो यहाँ पे हमें बैंड्स दिखाई दे रहे थे और वो बैंड्स कैसे थे? इस तरह से थे, ब्राइट और डार्क। ब्राइट को दिखाने के लिए मैं रेड काम में ले रहा हूं, यानी यहाँ पे क्या बन रहा था? रेड का मतलब ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, यानी अपने को लाइट दिखाई दे रही थी। फिर इतनी ही जगह में लाइट नहीं दिखाई दे रही थी और फिर हमें इस तरह से लाइट दिखाई दे रही थी। फिर यहाँ इतनी ही जगह में नहीं दिखाई दे रही थी और फिर हमें लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम नजर आ रही थी। और इसी तरह से नीचे भी इस तरह से लाइट नहीं दिखाई दे रही थी और यहाँ दिखाई दे रही थी। इस तरह से आपके पास में क्या फॉर्म हो रहे थे? बैंड्स फॉर्म हो रहे थे अल्टरनेट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ब्राइट को दिखाने के लिए मैंने रेड कलर काम में लिया है और डार्क को दिखाने के लिए जो ब्लैक से लिख रहा हूं, यहाँ पे इतनी ही क्या बन रही थी? डार्क फ्रिंज। ये भी क्या बन रही थी? डार्क फ्रिंज बन रही थी। ये भी क्या है? डार्क फ्रिंज है और ये भी क्या है? डार्क फ्रिंज है। तो ये तो आप कह सकते हैं क्या था? सेंट्रल ब्राइट। ये जो बन रही थी उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल ब्राइट है ये सेंट्रल ब्राइट। आप देखो इधर जो बन रही है ये कौन सी है? इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट डार्क। फिर यहां देख रहे हैं ये कौन सी है? फर्स्ट ब्राइट। फिर यहां देख रहे हैं वो कौन सी है? सेकंड डार्क। और यहां सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट। और इस तरह से नीचे की ओर भी बनेगी। ये कौन सी होगी? फर्स्ट, नीचे की ओर में फर्स्ट डार्क, ये होगी फर्स्ट ब्राइट। और इस तरह से आप समझ रहे होंगे, यानी यहां स्क्रीन पे ये क्या था? आपके पास में स्क्रीन था, इस स्क्रीन पर ये इस तरह के बैंड्स बन रहे थे। ये जो है इन बैंड्स को हम बोलते हैं फ्रिंजेस, और इन फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे आज। ध्यान रखिए, यदि लाइट सोर्स आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ये सोर्स कैसा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ? एक ही कलर का लाइट सोर्स है, तब इन सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती है? सेम। और यदि हम यहाँ पे व्हाइट लाइट सोर्स काम में लेते हैं तो सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या आती है? अलग अलग आती है, जिसका डिस्कशन हम करेंगे अभी। तो या तो देखो आप कहीं या तो दो लगातार किसके बीच का गैप?
डार्क के बीच का गैप निकालेंगे तो वो किसकी विड्थ आ जाएगा, ब्राइट का। या दो ब्राइट के बीच का गैप निकालेंगे तो वो किसकी विड्थ आ जाएगी, डार्क की विड्थ आ जाएगी। यानी इस केस में सभी की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। दो लगातार ब्राइट के बीच का गैप निकाल लो या दो लगातार डार्क के बीच का गैप निकाल लो, वही क्या होगा, फ्रिंज विड्थ होगा, क्योंकि यहां सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। तो हम फ्रिंज विड्थ को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द gap between either two successive टू, यानी लगातार की बात कर रहे हैं, टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस और टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। यानी या तो दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच का गैप या दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच के गैप को क्या बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ। यदि आप कहें यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए यहां से यहां की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां की 10 है और यहां से यहां की 12 है। देखो ये यहां से यहां की 10 है और यहां से यहां की 12 है, तो आप कहेंगे ये इसका गैप कितना होगा, 12 माइनस 10। क्लियर है। यानी यदि आपको ये कह दिया जाए कि यहां से यहां के बीच की कितनी है, 10 और यहां से यहां के बीच की कितनी है, 12, तो ये गैप कितना होगा, 12 माइनस 10। इसी गैप को हम बोलेंगे क्या, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो या तो दो लगातार डार्क के बीच का गैप निकाल लो। यदि मैं रफली कहूं, ये तो आपको बनाना है, ये मैं रफली यदि बात करूं आपसे, तो ये कहीं यहां से यहां के बीच का गैप आपको पता है और यहां से यहां की डिस्टेंस भी आपको पता है, तो इसकी विड्थ आ जाएगी। कैसे निकाल लेंगे, इस डिस्टेंस में आप इसको माइनस कर लेंगे। ये डिस्टेंस यदि मैं कहूं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये yn है और ये मैं कहूं yn+1 है, तो yn+1 में yn को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और ये आ जाएगी ये वाली डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे। सो इसको नोट करिए। फिर अपन बात करते हैं फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है। इसको तो नोट करिए कि फ्रिंज विड्थ आप समझ जाएंगे फ्रिंज विड्थ होता क्या है ना। ये कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। जब यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम मिलेंगे तो सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। देखेंगे सभी की सेम कैसे होगी, लेकिन ध्यान रखें, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब व्हाइट लाइट सोर्स काम में लिया जाएगा तो सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। वो हम ध्यान अभी बताएंगे जब ये डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद में। सो अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, फ्रिंज विड्थ। हाँ, साथ में ये ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम ये जो वैल्यू एज्यूम करने वाले हैं, दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप मानने वाले हैं, ये जो गैप वो मानेंगे क्या, स्मॉल d। और ये स्लिट है, इसको क्या कहा जाएगा, स्लिट कहा जाएगा। ये स्लिट्स हैं और ये क्या है, स्क्रीन है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की ये क्या है, ये तो क्या थी आपके पास, स्क्रीन है, और ये क्या है, स्लिट है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, कैपिटल D। हमारा जो अजम्पशन रहेगा वो रहेगा दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, स्मॉल d, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, कैपिटल D। क्लियर है। क्या कहा मैंने, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हम क्या अज्यूम करेंगे, स्मॉल d, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हम क्या अज्यूम करेंगे, कैपिटल D। तो ये अज्यूम करते हुए हम इसका फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे। तो ये नोट कर लिया, तो मैं इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, आपके पास में दो सोर्सेज हैं, एक S1 है और दूसरा S2 है, और स्क्रीन पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है जो कि उस सेंटर से yn डिस्टेंस पे है। क्या कहा मैंने,
आपने कहा कि आपके पास टू सोर्सेज है। टू सोर्सेज कौन से? ये देखिए, एक तो सोर्स कौन सा है? S1 है, और दूसरा सोर्स कौन सा है? S2 है। ये S1 है और ये कौन सा है? S2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल d है, और ये आपके पास में क्या है? ये स्क्रीन है। क्लियर है? और ये डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल D है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। दिस इज कैपिटल D। अब ये मैं जो डॉट डॉट करके बना रहा हूं, ये स्क्रीन का कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट है। वो स्क्रीन का कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट है। क्लियर है? अब देखो, यहां हम नाम दे देते हैं इसका, जैसे C नाम दे देते हैं, इसको O नाम दे देते हैं। अब आप ये कहिए, यहां स्क्रीन पे कोई पॉइंट P है, हमने यहां पे माना कोई पॉइंट P है ना, और यहां से कितनी डिस्टेंस पे मान लिया? ये पॉइंट हमने मान लिया यहां से y एंड डिस्टेंस पे, जहां हम मान रहे हैं कोई भी फ्रिंज फॉर्म हो रही है। फ्रिंज ब्राइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है, हम कोई भी एक केस मान के चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P पॉइंट पे फ्रिंज फॉर्म होगी, तो फ्रिंज फॉर्म होने का क्या कॉन्सेप्ट होगा? कितनी वेव चलेगी P पॉइंट पर? 2 वेव जाएगी। एक तो S1 से आएगी जो कि यहाँ आएगी, और दूसरी वेव है वो कहां से आएगी? S2 से आएगी, वो भी यहाँ रीच होगी। 2 वेव्स है, स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको। ये यहाँ आने के बाद में क्या दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ी? नहीं, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़े। सेम डिस्टेंस कवर करनी होती तो आप कहते इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है। यानी ये तो क्लियर है कि इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या नहीं है? 0 नहीं है, कुछ पाथ डिफरेंस है। तो कितना एडिशनल चलना पड़ा? ये एडिशनल निकालने के लिए हम यहां से क्या ड्रॉप कर देते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। मैं इसको ब्लू पेन से यहां क्या कर रहा हूं? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये वाला। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद में इसको मैं नाम दे रहा हूं N, नॉर्मल है ये। अब देखो, ये मैं मान रहा हूं एंगल कितना है? थीटा एंगल है, और ये थीटा है, तो ये जो देख रहे हो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होना चाहिए? जो कि हम लिखते नहीं है, कितना होना चाहिए? रफली मैं कहूं तो कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल आप कहें कंप्लीट कितना होता है? ये एंगल कंप्लीट होता है 90 में से 90 माइनस थीटा ये रह गया, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका? ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो कहने का मतलब ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। और स्मॉल एंगल के लिए हम इसको भी क्या मान लेते हैं? थीटा ही मान लेते हैं कि ये गैप है, ये कम है, उस केस में ये थीटा है, तो ये भी नियर अबाउट क्या मान लिया आपने? थीटा मान लिया। अब यहां देखिए, ये जो S1 और S2 से चल करके जो वेव आ रही है और कहां पर रीच हो रही है? पॉइंट P पर रीच हो रही है, उनके दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है S2n, और ये S2n ही होगा। यहां से क्लियर है ना भाई? ये और ये लेंथ क्या है? इक्वल है, तो एडिशनल किसको चलना पड़ा? S2P को एडिशनल चलना पड़ा। तो फर्स्टली हमने जो अज्यूम किया है वो नोट कर लेते हैं। क्या? कंसीडर लेट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज स्मॉल d। स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या मानी आपने? स्मॉल d मानी है। और क्या माना है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज, ये क्या है? स्क्रीन है। ये जो है ये क्या है? स्क्रीन है, और ये क्या है? स्लिट्स है। तो ये डिस्टेंस होगी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की। डिस्टेंस इज d, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल D, ये हम मान रहे हैं। और साथ में क्या मान रहे हैं? एंड ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ yn फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, है ना? एंड कंसीडर
ए पॉइंट, क्या नाम दिया इसका, P नाम दिया इसका, P एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस, yn, y और n ऐसे है कहीं मल्टीप्लाई में कर दो, yn फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन। क्या करना आपको इस पॉइंट पर, वेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फ्रिंज फॉर्म हो रही है, वेयर ए फ्रिंज इज फॉर्म्ड, वेयर ए फ्रिंज इज फॉर्म्ड, यानी यहाँ एक फ्रिंज बन रही है। मे बी डार्क और मे बी ब्राइट दोनों ही केस लेके कर सकते हैं हम, ब्राइट भी हो सकती है और यहाँ पे डार्क भी हो सकती है। क्लियर। अब देखो ये बातें सभी लिखने के बाद में, ये आप साथ साथ नोट करिए। अब ये नोट करने के बाद में आप ये देखें कि जो P पॉइंट पर आ रही है फ्रिंज बनाएंगे कौन, ये वेव बनाएंगे। यदि ये आ रही और दूसरी ये आई, दोनों एक दूसरे पर सुपरपोज हुई और दोनों एक दूसरे पर सुपरपोज होने पर यदि इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा 0 हुआ, या लैम्डा 0 तो होने का चांस है ही नहीं क्योंकि दोनों के पाथ की लेंथ सेम नहीं है। यदि इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, 2 लैम्डा हुआ, 3 लैम्डा हुआ, 4 लैम्डा हुआ या n लैम्डा हुआ, n जहां पे इंटीजर है तो ये किस में होंगी, सेम फेज में होंगी, और सेम फेज में होंगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और कैसी फ्रिंज फॉर्म होगी, ब्राइट। यदि पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, या हम क्या कह दें 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हुआ, तो फ्रिंज कैसी होंगी, फ्रिंज बनेगी आपकी क्या, डार्क, क्योंकि वहां पर किस में होती हैं, अपोजिट फेज में। भाई आप यूं कह रहे हैं सर 2n माइनस 1 कैसे लिख दिया, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 को करोगे, n की जगह 0 रखोगे तो 0 रखते ही क्या बनेगा, लैम्डा बाई 2, 1 रखोगे तो 2 में से 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया कितना आया, 2 माइनस 1 1 आया, लैम्डा बाई 2 है ना। इस तरह से 2n प्लस 1, यानी n की वैल्यू 0 रखी तो क्या हुआ, लैम्डा बाई 2, 1 रखी तो क्या हुआ 3 लैम्डा बाई 2, 2 5 लैम्डा बाई 2। इस तरह से ये जब पाथ डिफरेंस होगा तो किस में होंगी, अपोजिट फेज में। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि इन दो द वेव्स पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, द पाथ डिफरेंस, द पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं निकाल रहे, पाथ डिफरेंस का मैंने मीनिंग क्लियर किया आपको। पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, बिटवीन द वेव्स which are coming from S1 and S2, S1 और S2 दो सोर्सेज हैं, coming from S1 and S2 and reaching at कहाँ रीच हो रही है, reaching at point P। उनके बीच का पाथ डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, यही होगा जो इस ट्राइंगल का क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा या बेस बनेगा। बेस तो ये है ना, एंगल ये है, तो इस ट्राइंगल का वो बनेगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं ट्राइंगल कौन से S1 S2 N से। इज कितना है पाथ डिफरेंस, इज ये वाला है S2 N है, इज S2 N, यही तो हुआ पाथ डिफरेंस S2 N। ये S2 N की वैल्यू निकालनी हमें, वो S2 N ही क्या होगा, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस होगा। तो S2 N की वैल्यू निकालने के लिए देखो मैंने इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम ट्राइंगल क्या नाम दे दूं इसको, S1 S2 N से, S1 S2 N से क्या होगा, यहां साइन थीटा लगा दीजिए आप, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही क्यों लगाया, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, S2 N की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, S2 N डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है, S1 S2,
और S1 S2 की वैल्यू कितनी होनी है, S1 S2 यही तो डिस्टेंस है जो कि किसके इक्वल होगी, आपने स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी है, D मानी है। कौन सा D, स्मॉल d। स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस आप कितना कह के चले हैं, स्मॉल d कह के चले हैं। अब देखिए S2n डिवाइडेड बाय S1 S2 ये इसका हाइपोटेनस है, S1 S2 या इसका मतलब हुआ sin थीटा इज इक्वल्स टू S2n डिवाइडेड बाय S1 S2 के बीच की डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं हम, d कह सकते हैं। तो यहां से S2n है जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू, S2n कहो या पाथ डिफरेंस कहो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से d sin थीटा, जो कि क्या है ये मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है। ये क्या है S2n, पाथ डिफरेंस। क्लियर। अब कर जो भी इसको मैं यहां इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं। अब देखिए हम d के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं ये। यहां अपने पास में एक ट्रायंगल बन रहा है एक और, जैसे मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, इसको इस तरह से, इस तरह से, तो एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास में। जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये यदि नोट कर लिया आपने थ्योरी, तो थ्योरी को मैं रब कर रहा हूं। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल का नाम OCP नाम दे दे अपन, OCP ट्रायंगल। ये देखो मैंने रेड से डॉट किया है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं OCP से। OCP से ये हमें पता है D है और ये हमें पता है कितनी YN है, ये इसका बेस है और ये इसका क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, 10। अच्छा ये एंगल थीटा का है, ये थीटा का है, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल के लिए इसको भी क्या माना जा सकता है, थीटा माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल। क्लियर। अब देखो इस ट्रायंगल से हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं tan थीटा की, तो ये इस तरह से हो जाएगा अपने पास में। इसको मैं ये कह देता हूं फ्रॉम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, OCP, OCP से, OCP ट्रायंगल से देखो tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मैं पुट कर दूं यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी YN अपॉन ये वाली D, YN अपॉन D, ये D ही तो है, तो YN डिवाइडेड बाय D। ये मान लेते हैं हम, क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 से और इसको मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। साइन थीटा की वैल्यू जो कि है ही S2n अपॉन D। अब देखो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल tan थीटा और sin थीटा को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। 1 से हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ रही है, यही कह दो ये है ना, या इसको भी इक्वेशन नंबर चाहे 1 इसको भी दे सकते थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। अब देखो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, इसके लिए फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। मैंने बताया था जब साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को डायरेक्ट हम tan थीटा क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल के लिए। तो यहां से देखिए ये आपके पास इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, और इक्वेशन 2 से tan थीटा की वैल्यू है, दोनों के इक्वल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में S2n डिवाइडेड बाय D साइन थीटा की, और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी YN डिवाइडेड बाय D। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कहां से किया है, ये किया है इक्वेशन 1 एंड 2 से। ये सारा काम किया है कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 1 एंड 2। ये क्लियर। S2n ध्यान रहे क्या है, पाथ डिफरेंस है। S2n क्या है, पाथ डिफरेंस है ये वाला। तो अब देखिए यहां पे ये नोट कर लिया। अब देखिए
पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो वैल्यू देखो यहां से हम yn की वैल्यू निकाल लेते हैं, yn चाहिए और एक इससे ऊपर वाली फ्रिंज चाहिए, वो क्या होगी yn+1। तो हम yn निकाल लेते हैं, yn इंटू स्मॉल d इज इक्वल्स टू s/n, इसको एक साथ में लिख लीजिए ब्रैकेट में, इंटू d, या फिर yn की जो वैल्यू है n मल्टीप्लाई में नहीं है, n इस तरह से है, वो होगी क्या s/n इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। s/n क्या है, पाथ डिफरेंस है। ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और nth फ्रिंज के लिए क्या होगा n लैम्डा, और डार्क है तो उसके लिए क्या होगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 या 2n+1 λ/2। कौन सी भी मान लो आप, डार्क मान लो या ब्राइट मान लो। यदि ब्राइट मान रहे हो फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज है ना, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, फॉर कौन सी ब्राइट, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, s/n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें n लैम्डा, तो ये इसको यहां तक नोट कर लिया। तो देखिए इसमें मैं इसकी जगह s/n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं n लैम्डा, क्योंकि हम मान रहे हैं यहाँ पे फ्रिंज कैसी बन रही है ब्राइट, और जरूरी नहीं है ब्राइट ही बने, डार्क बने तो भी आंसर सेम आएगा फ्रिंज विड्थ का। डार्क के केस में 2n+1 इंटू λ/2। तो यहां देखें आप, ये जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी s/n, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करिए n लैम्डा, तो yn की जो वैल्यू आ जाएगी क्या n लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। अब हमें इससे ऊपर वाली फ्रिंज की और पोजीशन चाहिए, ये इसकी है और इससे ऊपर वाली है ना, तो फॉर n+1 कैसी, ये ब्राइट थी और इससे ऊपर वाली ब्राइट है ना, इससे ये n भी ब्राइट है और ये n+1 थी, यानी ये 7 थी तो ये 8 है ना, और ये nth थी तो ये n+1 ब्राइट फ्रिंज। उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी yn+1 इज इक्वल टू n की जगह क्या हो जाएगा n+1 लैम्डा d बाई स्मॉल d। अब आप निकालें फ्रिंज विड्थ, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो भी इन दोनों के बीच का गैप यानी डार्क की विड्थ आ जाएगी। तो हम फ्रिंज विड्थ निकालें, यहां से फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास में क्या फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया वो क्या होगी yn+1, और इसमें से yn को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे, देखो yn+1 ऊपर वाली है तो ये होगा n+1 लैम्डा d बाई d, और माइनस yn, इसको माइनस करिए n लैम्डा d बाई d। जस्ट सोल्व करना है इसे, हमें सोल्व करेंगे तो देखिए ये होगा n लैम्डा d बाई d प्लस लैम्डा d बाई d माइनस n लैम्डा d बाई d। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और ये टर्म बचेगा आपके पास में क्या, ये बचेगा फ्रिंज विड्थ में बीटा इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा d डिवाइडेड बाई d। तो आप फ्रिंज विड्थ जो देख रहे हैं यानी ये जो है ये टर्म जो बच रहा है वो कितना बच रहा है लैम्डा d डिवाइडेड बाई d, यही लिखा है यहाँ पे। अब ये फ्रिंज आप सोच रहे हैं कि सर नहीं यदि डार्क मानते तो कुछ अलग आता, नहीं डार्क मानते तो भी वही आता। यहाँ n की जगह आप 2n+1 लैम्डा बाई 2 लेते और इसकी जगह n जहां भी आया है उसकी जगह क्या हो जाता n+1, और फिर इसी तरह से करते तो सेम आता। यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है, अब ध्यान रखना कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन ये पहले तो इसको आप नोट करें, इसको फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन आया है इसको नोट कर लेना, ये नोट। अब देखो इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है
वो निकल रहा है, ये वैल्यू क्या आ रही है, फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो मैं ऊपर लिख देता हूं, वो आया है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। यानी एक दो तीन बातें आ रही है यहाँ पे। एक तो पॉइंट हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो काम का है वो ये है, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल डी। यानी फ्रिंज विड्थ है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, और फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न को अच्छे से देख पाएंगे। और पास पास में फ्रिंजेस है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ ब्राइट है और कहाँ डार्क है, आपको सब कुछ क्या नजर आएगा, ब्राइट ही नजर आएगा। तो ये वैल्यू फ्रिंज विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा जो फ्रिंज विड्थ है वो किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डी के। यानी ये डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी ही फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए इंटरफेरेंस को सस्टेन करने के लिए। और ये जो विड्थ है किसके बीच की, स्लिट और स्क्रीन के बीच की, वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है, फ्रिंज विड्थ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा के। यानी यहां हम कह सकते हैं कौन से कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड के लिए वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो जब यहाँ पे हम रेड लाइट लेकर के और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, मैक्सिमम। ध्यान रखिए यदि कैसी लाइट काम में ली जाए, रेड लाइट काम में ली जाए, तो रेड लाइट की जो फ्रिंज विड्थ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट लाइट। ये ध्यान रखें, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, ज्यादा। और वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम, इसलिए उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम। अच्छा, एक बात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि ये जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है इसको ऐसे कैसा रखें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम एयर की जगह पे किसी दूसरे मीडियम में परफॉर्म कराते हैं तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा, दूसरे मीडियम में करवाएंगे तो क्या चेंज हो जाती है, वेवलेंथ। पहले वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा, और नए मीडियम में कितनी हो जाती है, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय म्यू होगी तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, पहले जो फ्रिंज विड्थ थी वो डिवाइडेड बाय म्यू। तो एक नोट लिख लीजिए इसको, नोट, ये पॉइंट तो आपने नोट करना ही है, स्पेशल नोट में लिखिए, इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज, ये नोट कर लीजिए, या वहां लिख देता हूं मैं, यहां दिख नहीं रहा होगा, या इस साइड में, ये नोट कर लिए। अब इस नोट के बाद में अगला जो नोट करना है वो क्या करना है, इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is performed in a medium, if young double slit experiment is performed in a medium of refractive index mu, है ना, जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। यहाँ मीडियम क्या मान रहे थे, एयर या वैक्यूम। तो उसमें क्या होगा, लैम्डा है वो बदल जाएगी, लैम्डा क्या हो जाएगी, पहले जो वेवलेंथ थी डिवाइडेड बाय म्यू, और लैम्डा बदल जाएगी तो फ्रिंज विड्थ भी बदल जाएगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा डैश डी डिवाइडेड बाय डी। और देखिए यहां पे आप कहें कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाती है वेवलेंथ। ध्यान रखिए रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ बदल जाती है, दूसरा मीडियम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, बदलेगी। क्या होगी, पहले जो वेवलेंथ थी वो डिवाइडेड बाय नए मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू इनटू डी बाय डी, और डी बाय डी करेंगे तो ये क्या थी, पहले वाली विड्थ थी, ये जब एयर में थी, तो नए मीडियम में जो विड्थ है वो क्या होगी, पहले जो फ्रिंज विड्थ थी वो डिवाइडेड बाय म्यू। इस तरह से उसकी क्या होगी, फ्रिंज विड्थ होगी, है ना।
तो इसको आप नोट करिए कि इस तरह से फ्रिंज विड्थ क्या है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को है ना एआर की जगह पे वाटर मीडियम में परफॉर्म किया जाता है तो उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, पहले जो फ्रिंज विड्थ थी वो डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट डाउन, नोट करिए, नोट कर लिए। तो आप देखिए इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस ड्यू टू व्हाइट लाइट। यहां जो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम में लिया जाता है तो सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती है, सेम। लेकिन जब व्हाइट लाइट सोर्स अपन काम में लेते हैं, व्हाइट लाइट में जानते हैं आप कितनी लाइट्स होती हैं, 7 कलर्स होते हैं विद ग्योर वाले। तो सभी की जो फ्रिंज विड्थ है उसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। मैक्सिमम विड्थ कौन से की होती है बताओ, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लिखेंगे फ्रिंज विड्थ ड्यू टू व्हाइट लाइट, है ना। फ्रिंज विड्थ टॉपिक लिख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है ये। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हाइट लाइट। उससे पहले आप यहां पे ये जानते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जो फ्रिंजेस बनती हैं वो यूनिफॉर्म होती है। जब एक ही कलर की लाइट है तो सभी फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, सेम। तो यहां हम नोट में भी लिख सकते हैं कि क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, बाद में लिख लेंगे इसके। अब देखो हमें पता है कि जब सेंट्रल जैसे व्हाइट लाइट गिराई जाएगी यहाँ पे तो व्हाइट लाइट आएगी तो यहाँ पहुंचेगी और यहाँ पहुंचेगी। सेंटर पे पहुंचने वाली यहाँ भी एक आएगी और यहाँ भी आएगी। सेंटर पे पहुंचने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। सभी क्या होंगी, सेम फेज में होंगी। तो सेंटर पे हमें कैसी मिलेगी, सेंटर पे जो फ्रिंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, ब्राइट मिलेगी। और कैसी मिलेगी, व्हाइट मिलेगी। क्या कहा मैंने कि सेंटर पर जो आ रही है यहां से चल के और यहां से चल के, उन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। और इसलिए सेंटर पे कैसी फ्रिंज फॉर्म होगी, ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सेंटर फ्रिंज है वो क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल फ्रिंज कैसी होती है, यहाँ पे वो होती है व्हाइट होती है। क्यों होती है, बिकॉज the path difference between the waves which are coming from S1 and S2, S1 and S2, S1 और S2 आएगी and reaching at point P is 0। और 0 पाथ डिफरेंस होने का मतलब सेम फेज में, और सेम फेज में होने का मतलब कैसा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और सेंटर से, क्योंकि यहाँ कोई किसी पर्टिकुलर कलर की नहीं बनेगी, अलग अलग कलर्स की बनेगी। सेंटर पे तो व्हाइट बनेगी, सेंटर पे बनने वाली जो फ्रिंज है वो कैसी होगी, व्हाइट होगी। और सेंटर से इधर जो फ्रिंजेस बनेंगी वो डिफरेंट कलर्स की फ्रिंजेस बनेंगी। डिस्पर्सन में बताया था ना, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं जिनकी वजह से। और सबसे जो क्लोजेस्ट कलर होगा वो कैसा होगा, रेड होगा, है ना। सबसे जो क्लोजेस्ट कलर है वो रेड होगा। और सबकी जो विड्थ है ना। दूसरा, इसके जो साइड में जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कैसी होंगी, डिफरेंट कलर्स की होंगी। एंड क्लोजेस्ट फ्रिंज कैसी होगी, वो होगी, इसके जो क्लोजेस्ट फ्रिंज है इस व्हाइट वाली के यहां, वो कैसी होगी, वो होगी रेड, क्योंकि रेड का डेविएशन कैसा होगा, सबसे कम। एंड फारदेस्ट फ्रिंज, सबसे जो दूर फ्रिंज है वो कैसी होगी, जिसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, वो कौन सी फ्रिंज होगी, वो होगी वॉयलेट। और क्या सभी फ्रिंजेस की विड्थ सेम होगी, नहीं।
7 टाइप की फ्रिंजेस बन रही हैं, तो सभी की विड्थ क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। किसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी, रेड की जो विड्थ है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। रेड की विड्थ क्यों ज्यादा होगी, जिसका मैं रीजन बता चुका हूं, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड है वो फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि आपको यही बताया था ना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, ये तो बात था। अब हम व्हाइट लाइट को यदि आपसे पूछ लिया जाए जब व्हाइट लाइट काम में ली जाती है तो क्या फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म रहेगी या नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, है ना। फ्रिंज विड्थ फोर्थ पॉइंट में है, फ्रिंज विड्थ ऊपर लिख देता हूं, ये पॉइंट नोट कर लिए। तो फ्रिंज विड्थ इज नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू व्हाइट लाइट, है ना। फ्रिंज विड्थ इज नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू व्हाइट लाइट सोर्स, और उसमें मोनोक्रोमेटिक के कारण फ्रिंज विड्थ क्या थी, यूनिफॉर्म थी। यहाँ रेड और सभी के अलग अलग होगी ना, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ all fringes is not uniform, सबकी यूनिफॉर्म नहीं होती। ये मैं लिख चुका हूं, कौन से की ज्यादा होती है, रेड की ज्यादा होगी और वायलेट की क्या होगी, कम होगी। ये वैसे भी लिख चुका हूं मैं। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम में लिया जाता है तो सभी की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक ही कलर वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यानी रेड वाला या ब्लू वाला कोई भी एक कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज यूज्ड, देन विड्थ ऑफ all fringes is uniform। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम में लोगे तो सभी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, सेम, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ही एक ही है, अलग अलग वेवलेंथ नहीं है। व्हाइट लाइट में तो अलग अलग वेवलेंथ है, 7 तरह की वेवलेंथ है, इसलिए सभी की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, अलग अलग होगी। अच्छा, व्हाइट लाइट सोर्स का क्या यूज है, व्हाइट लाइट सोर्स से हम क्या सेंट्रल फ्रिंज की लोकेशन पता कर सकते हैं। हमें ये पता लग सकता है कि सेंट्रल फ्रिंज कहाँ है ना। सेंट्रल तो बाय व्हाइट लाइट, बाय यूजिंग व्हाइट लाइट सोर्स we can find the position of सेंट्रल फ्रिंज की जो पोजीशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाइट लाइट को। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात आई है वो ये आई है, जब व्हाइट लाइट काम में लेंगे तो सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। रेड की ज्यादा होगी और बाकी कम होते होते वायलेट की क्या होगी, सबसे कम होगी। लेकिन एक ही कलर की जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स काम में लेंगे तो सभी फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। नोट डाउन।